बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने MCQs 21 से 30 तक कवर करने। 4 एम्पियर ऑफ करंट आर measured थ्रू ए 24 ohm resistor connected across a voltage source. How many voltage does the source produce? तो हमारे पास 4 एम्पियर करंट है, तो आपका वोल्टेज हो जाएगा दैट्स इक्वल टू IR। तो 24 ohm times 4 times 4 is 16, 1 kilo, so 96 ampere, voltage will be produced. Okay, 22. The number 3.2 times 10 to the power minus 5 ampere expressed using a metric preference is. तो इसको इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आपने let's say this is my permanent address. Okay, this is my permanent address. Okay, and this is my temporary address. Okay, मैं पॉइंट को यहाँ पे डाल लेता हूँ. So we always move from temporary location to permanent location. तो temporary से permanent की तरफ मैंने इस डायरेक्शन में जाना है. So if you move in the negative x-axis direction, then you will put, then यहाँ पे times 10 की पावर माइनस आएगा. ओके, दिस विल बी 10 की पावर माइनस बिकॉज वी आर मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. अगर यहाँ पे आप पॉइंट डाल दो तो दिस विल बी योर टेम्परेरी एड्रेस. तो टेम्परेरी एड्रेस से आपने परमानेंट की तरफ जाने इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो फिर आपने यहाँ पे पॉजिटिव डालने. बट यहाँ पे मैं वहाँ से जा रहा हूँ तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डैश में जाऊँ, सो आई विल पुट नेगेटिव साइन ओवर हियर. तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. अच्छा, कितने डिजिट्स में जा रहा हूँ, तो 1 डिजिट में जा रहा हूँ तो नेगेटिव 1 हो जाएगा यहाँ पे. तो ये पॉइंट आपके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, टेम्परेरी एड्रेस की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा. टाइम्स 10 की पावर माइनस 5 और माइनस 1 इन मल्टीप्लिकेशन द पावर शुड बी एडेड, तो -6 हो जाएगा. तो 32 मिली एम्पेयर आ जाएगा आपके पास. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23. A certain transformer has 400 turns in the primary winding and 2000 turns in the secondary winding. So the turn ratio is, तो turn ratio जो होता है आपके पास that is equal to N2 divided by N1. N2 आपका क्या हो जाएगा, 2000 divided by N1 is 400. तो ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा. 5:1, 5 divided by 1 कह दो तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 24. The primary winding of a transformer has 110 volt AC across it. What is the secondary voltage if the turn ratio is 8? तो यहाँ पे हमारे पास जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके क्रॉस वोल्टेज इतना है. तो सेकेंडरी वोल्टेज और टर्न रेशियो आपको गिवन है, तो आपका सेकेंडरी वोल्टेज जो होता है दैट इज इक्वल टू n टाइम्स टर्न रेशियो टाइम्स द प्राइमरी वोल्टेज. तो 8 टाइम्स 110 होगा, तो दैट्स इक्वल टू 880. Option C will be the correct answer. Okay, next MCQ is, in a certain loaded transformer, the secondary voltage is 1/4 the primary voltage. The secondary current is, तो एक्चुअली यहाँ पे आपका जो वोल्टेज का रेशो जो होता है वो अपोजिट होता है करंट के रेशो से. तो 1/4 ऑफ द प्राइमरी वोल्टेज, तो उसमें आप इस तरह कर लो कि करंट विल बी 4 टाइम्स द प्राइमरी करंट. ओके, एक्चुअली यहाँ पे सेकेंडरी, this is 1/4 of the primary, so V secondary by V primary, that's equal to I primary by I secondary. So in this case that is 1 divided by 4. So the secondary current will be equal to the 4 times the primary current. So the secondary current is 4 times the primary current, so option B will be the correct answer. 26. The primary winding of a power transformer should always be opened. No, फिर तो कुछ भी नहीं प्रोड्यूस होगा. शॉर्टेड, नो, ये रिस्क भी नहीं लेना. स्विच, नो, ये भी हाई रिस्क ही है. फ्यूज़ करने, फ्यूज़ को आपने वहाँ पे पुट करने, क्योंकि स्विच को आप ही ने ओपन क्लोज करने तो वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है. तो फ्यूज़ थोड़ा सा वो रिमोटली हो जाते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. इन ए सर्टेन ट्रांसफार्मर द इनपुट पावर टू द प्राइमरी इज 120 वाट. इफ 8.5 वाट आर लॉस्ट इन to the winding resistance, what is the output power to the load neglecting any other losses?
इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले ट्रांसफार्मर वीके मेहता के चैप्टर ट्रांसफार्मर में काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये तो काफ़ी इजी हैं, इससे डिफरेंट इसके अलावा काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो होपफुली आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ आ जाएंगी ट्रांसफार्मर में। तो अगर आप वहाँ प्लेलिस्ट में चले जाओ तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे वो सारे वीडियोस। अच्छा, तो ये तो आपका जो आउटपुट पावर होगा दैट्स विल बी इक्वल टू 120 माइनस 8.5, तो ये आपका 111.5 हो जाएगा। So this will be correct answer. Okay, question number 28. In a series RL circuit, 12 volt RMS is measured across the resistor and 14 volt RMS is measured across the inductor. The peak value of the source voltage is. तो हमारे पास यहाँ पे सोर्स वोल्टेज होगा दैट्स विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो सोर्स वोल्टेज स्क्वायर ऑफ दी बिकॉज दिस इज वेक्टर। सो ये आपका 12 का ले लो तो दैट्स विल बी इक्वल टू 144 हो जाएगा, और इसका 14 का स्क्वायर ले लो तो दैट्स विल बी इक्वल टू 196 हो जाएगा। अब इस दोनों को ऐड कर लो तो दैट्स विल बी इक्वल टू 340। इसका आप स्क्वायर रूट ले लो तो दैट्स विल बी इक्वल टू 18.43। तो इसमें जो आपका आंसर होगा 18.43, तो 18.43 दिस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन बी इसमें नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए सर्टेन लो पास फिल्टर इज 15। द आउटपुट वोल्टेज एट द क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी इज। तो हमारे पास लो पास फिल्टर का जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज़ 15 वोल्ट। तो द आउटपुट वोल्टेज क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी पे हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। लो पास फिल्टर मींस के हमारे पास फिल्टर जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा। सो यहाँ पे आपके ये क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी आएगा। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास 29। द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए सर्टेन लो पास फिल्टर इज 15 वोल्ट। द आउटपुट वोल्टेज एट द क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी इज। ओके, सबसे पहले लो पास फिल्टर आपका क्या होता है, तो दिस इज योर लो पास फिल्टर। लाइक लो पास इट मीन्स के लो फ्रिक्वेंसी को अलाउ करते हैं और हाई फ्रिक्वेंसी को वो ब्लॉक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी जो होगी वो किसको कहते हैं उसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। यहाँ पे ये आपका मैक्सिमम ये एम्पलीट्यूड है, सही है। तो इन दिस केस दैट्स विल बी वोल्टेज, तो ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज आएगा दैट्स विल बी टू 15 वोल्ट। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो तो फ्रिक्वेंसी है दिस इज, यहाँ पे एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी, उससे फिर आगे आप यानी इसको ये पास नहीं करेगी, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपके यहाँ पे आएगा। अच्छा, ये यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है। ये मैंने अपनी मर्जी से क्यों यहाँ पे डाल दिए, ये एक्चुअली इसका एक स्पेसिफिक लोकेशन है, वहाँ पे ये आपका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आएगा, सही है, और यू कैन से क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी आएगा। तो यहाँ पे ये देख लो तो ये कितना, ये इतना नीचे हो के 3 dB ये नीचे हो, सही है, 3 dB ये नीचे हो। या आप इस तरह कर लो कि यहाँ पे जो आपका वोल्टेज की वैल्यू हो, सही है, तो वो कितना हो 0.707 V मैक्सिमम हो आपका, या V पीक। तो क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्टेन लो पास फिल्टर इज 15 वोल्ट। ओके, द आउटपुट वोल्टेज एट द क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, दिस इज माई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी या क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा 70.7% ऑफ 15 ले लो 10.605। तो दिस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Okay, next question, last question of this class is, in applying the superposition theorem, the sources are considered one at a time with all other replaced by their internal impedance. All sources are considered independently, no. All sources are considered simultaneously, no, impossible. The sources are considered one at a time with all other replaced by their internal resistance. ये दोनों सेम नहीं है। वैसे ना आप लोग कहोगे दोनों सेम है तो दोनों को मार्क कर लें। यहाँ पे एम्पेडेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो सोर्स जो होगा, सोर्स के अंदर आपका इंडक्टर भी आ सकता है, इसके अंदर आपका कैपेसिटर इफेक्ट भी आ सकता है, इसके अंदर आपका रेजिस्टर भी आ सकता है। तो इसको आपने इस तरह करना है कि हम इसमें जो अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी पैसिव एलिमेंट्स होंगे, उनको हमने
लाइक सोर्स की जगह हमने वो सारे पैसो एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे एम्पेडेंस बाय देयर इंटरनल एम्पेडेंस नॉट बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि इस केस में फिर आप इंडक्टर और कैपेसिटर को इग्नोर कर रहे हो। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, काफ़ी टेस्टों में ये एमसीक्यूज आए हैं, सो यू शुड रिमेंबर दिस एमसीक्यू।